हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस महत्वपूर्ण सेशन में। इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक इतिहास। तो ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आगामी बीपीएससी प्लस सीडीपीओ दोनों एग्जाम का डेट आ चुका है, उसको मद्देनजर रखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सेशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ घटना चक्र 2022 का ये बिहार तथ्य सार से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है रिवीजन के तौर पे, वन लाइनर के तौर पे। तो आइए, टाइम को ज़्यादा ये नहीं करते हैं, आपका आधुनिक इतिहास शुरू करते हैं। बिहार का ध्यान रखिएगा, बिहार के परिचय में जितना इम्पोर्टेंट है इसमें आपको पॉइंट वाइज दिया हुआ है, जैसा कि आप पहले और सेशन में देख चुके हैं। बिल्कुल वैसे ही रहेगा ये भी। तो ये सेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिहार में जो हिस्ट्री का पोर्शन है बीपीएससी में खास करके, उसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा पूछता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और पहला पॉइंट है इसमें बिहार में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। तो इसमें देख लेते हैं एक एक करके। तो देखिए, पटना में डचों ने 1638 ईस्वी में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग 1632 ईस्वी को विकल्प को सही मानता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था। तो बहुत जगह 1632 भी दिया गया है और कहीं कहीं 1638 है। तो बीपीएससी 1632 को सही मान के चला, तो आपको इसी को ध्यान में रखना है। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार 1632 में पीटर मुंडी ने डच व्यापारियों को पटना में देखा था, लेकिन इसमें डच फैक्ट्री की स्थापना का विवरण नहीं है। तो देखिए किस तरह से फैक्ट्स को दिया गया है, बट बीपीएससी 1632 को सही माना था, तो आपको वही ध्यान रखना है। इग्नू नोट्स और अन्य प्रमाणित पुस्तकों में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1638 दिया गया है, लेकिन बहुत सारे बुक में 1632 भी है। तो आप दोनों डेट को ध्यान में रखिएगा। फिर आगे है वर्तमान पटना कॉलेज और कलेक्ट्रेट डचों की अफीम की कोठी हुआ करती थी। जो वर्तमान में अभी देखिए पटना कॉलेज है और कलेक्ट्रेट है, ये डचों की अफीम अफीम की कोठी हुआ करती थी, मतलब एक तरह से स्टोरेज हाउस। सूती वस्त्र, अफीम, नील आदि यहाँ से निर्यात होता था। अभी इंपॉर्टेंट देखिए, 1760 ईस्वी में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। फिर 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया। 19 जुलाई 1763 मीर कासिम को एडम्स थॉमस ने कटवा के युद्ध में पराजित किया। इसके बाद गिरिया तथा उधवा नाला के युद्ध में भी वह पराजित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम अवध का नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो से पराजित हो गई। ध्यान रखना है आपको इसमें, हेक्टर मुनरो। और तीन पार्टी इसमें कौन कौन था, तो ध्यान रखिएगा, मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। और इसमें किससे पराजित होता है, तो मेजर हेक्टर मुनरो से, ध्यान रखिएगा। और यही है बक्सर का युद्ध। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम टू को 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। ध्यान रखिएगा इसको, कितना अमाउंट था, तो 26 लाख। अब है प्रमुख विद्रोह, जो बिहार से जुड़ी हुई है मॉडर्न हिस्ट्री में प्रमुख विद्रोह, वो देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको, जितने भी आंदोलन हुए हैं, विद्रोह हुए हैं, वहां से हर बार ये एक ना दो क्वेश्चन पूछा ही है, एक से दो क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और सारे पॉइंट को ध्यान से दीजिएगा। जो मैं मार्क करूंगा उसको तो अवश्य ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया था, जिसे श्वेत विद्रोह कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसको, श्वेत विद्रोह किसको कहते हैं, तो क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने जो विद्रोह किया था उसे श्वेत विद्रोह कहते हैं। 1760 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ। ध्यान रखना है इसको भी, 60-61 में नील विद्रोह कब हुआ, तो 1760-61 में। नेक्स्ट है आपका बहावी आंदोलन। तो देखिए, इसके प्रवर्तक अब्दुल बहाव थे। भारत में इसे सैयद अहमद बरेलवी ने लोकप्रिय बनाया। तो ध्यान रखना है,
भारत में इसका पॉपुलर कौन किया, तो सैयद अहमद बरेलवी। पटना इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था। अब उसके बाद है फराजी आंदोलन। देखिए डिटेल यहाँ पे नहीं है क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ वही रहेगा, बस आप इसको देखते जाइए, बिल्कुल आपको ये हेल्पफुल होगा रिवीजन के तौर पे। अभी समय ज़्यादा नहीं बचा है कि आप डिटेल में ज़्यादा पढ़िए, जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो उसी के तर्ज पे मैं इस तरह का सेशन लेके आ रहा हूँ। तो चलिए देखिए, हाजी शरीयतुल्लाह इसके प्रमुख नेता थे, फराजी आंदोलन ध्यान रखना है, और पटना इसका केंद्र था। तो फराजी आंदोलन के मेन कौन थे, तो हाजी शरीयतुल्लाह, ये ध्यान में रखिएगा। फिर आपका ब्रिटिश राज के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। परंतु 1800 सॉरी हाँ 1856 में इसके स्थान पर मिट्टी के बर्तन दिए गए, जिससे लोटा विद्रोह भड़का, ध्यान रखिएगा। मुजफ्फरपुर जिले में कैदियों मतलब जेल में जो कैदी थे वो पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन 1856 में क्या हुआ, मिट्टी का लोटा दिया गया। इसके वजह से उन्होंने जो विद्रोह किया उसी का नाम है लोटा विद्रोह, ध्यान रखिएगा इसको। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में सोरे को इकट्ठा करने एवं तैयार करने का काम नोनिया करते थे, ध्यान दीजिएगा इस पे, नोनिया करते थे। कंपनी राज होने के बाद सोरे की इजारेदारी अधिक थी, फलतः नोनिया चोरी एवं गुप्त रूप से सोरे का व्यापार करने लगे, जिससे इससे जुड़े व्यापारियों को अंग्रेजी क्रूरता का शिकार होना पड़ा, जो 1770 से 1800 ईस्वी के बीच भड़के नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण था। ध्यान रखिएगा इसको कि नोनिया विद्रोह किस तरह और क्यों भड़का। अब आगे है, देखिए टेबलर फॉर्म में दिया हुआ है वर्ष, विद्रोह, प्रमुख क्षेत्र, नेतृत्वकर्ता और विशेषताएं। तो मैं एक एक करके बताते जाता हूँ, उम्मीद करता हूँ इसको ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाऊंगा, आप बस सुनिए और देखिए। आपका छोटा स्क्रीन अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो सुनते जाइए, मैं बता रहा हूँ। तो देखिए पहला है 1767 से 77 के बीच में हुआ था ढाल विद्रोह। ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका सिंहभू में, ध्यान रखिएगा। और इसके नेतृत्व करता थे राजा जगन्नाथ ढाल। और ये जितना दिया गया उसका सारे का विशेषता क्या है, पलामू की राजगद्दी पर कब्जा करने के लिए गोपाल राय पलामू का राजा घोषित, ये था इधर। तो देख लीजिए एक ढाल विद्रोह है। फिर है 1769 से 1805 के बीच में क्या हुआ, चुआर विद्रोह। इसका क्षेत्र यहाँ पे मेंशन नहीं है। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह और जगन्नाथ पातर आदि। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए, एक बार देख लीजिए। फिर है आपका 1771 से 72 के बीच में चेरो विद्रोह। इसका क्षेत्र था पलामू, सिंहभूम, ध्यान रखिएगा। सिंहभूम क्षेत्र मतलब कि टाटा के पास वाला, टाटा नगर के पास वाला वो है सिंहभूम। पलामू आप लोग सभी को पता है। और इसके नेतृत्व करता थे चिरंजीत राय और जयनाथ सिंह। फिर है आपका 1772 से 82, ये हुआ था पहाड़िया विद्रोह। इसका क्षेत्र संथाल परगना, संथाल परगना मतलब जो झारखंड का कौन सा पार्ट, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, जैसे मान लीजिए ये झारखंड है, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए ये पूरा इस तरह से झारखंड है, एक रफ डायग्राम बता रहा हूँ। तो ये वाला कॉर्नर पार्ट जो है जो भागलपुर से लगता है, ये वाला पार्ट जो हो गया आपका संथाल परगना। तो इस वाले पार्ट में ये विद्रोह हुआ था, पहाड़िया विद्रोह। फिर है आपका तमाड़ विद्रोह, ये है 1789 से 1832, और ये हुआ था तमाड़, तमाड़ क्षेत्र में। तो इसके प्रमुख नेता थे, और यहाँ इसके पहाड़िया के प्रमुख नेता थे जगन्नाथ देव और रानी सर्वेश्वरी, ध्यान रखिएगा इसको। और यहाँ पे तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता थे भोलानाथ सहाय, विष्णु मानकी, दुखन मुंडा और ठाकुर विश्वनाथ सिंह। अब उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, 1784 तिलका विद्रोह कहाँ हुआ था, राजमहल क्षेत्र में। तिलका मांझी इसके नेतृत्व करता थे, और इन्हें आदि विद्रोह भी कहा जाता है। फिर है आपका हो विद्रोह, ये हुआ था 1820 से 21 के बीच में, और ये कोल्हान क्षेत्र में हुआ था। इसके नेतृत्व करता था पोटो सरदार। फिर हुआ था कोल विद्रोह, ये हुआ था छोटानागपुर, पलामू, सिंगू में।
और इसके नेता थे सिंगराई मानकी, सुरगा मुंडा, बुद्ध भगत और बिंद्राई मानकी। नेक्स्ट है आपका 1832 से 33 में भूमिज विद्रोह। इसका जो क्षेत्र है वो है बड़ा भूम यानी बीरभूम, और इसके जो प्रमुख नेतृत्व करता थे वो थे गंगा नारायण। और ये किस लिए था, तो अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण का ये प्रमुख चीज क्या था इसमें याद रखने वाला चीज कि अंग्रेजों ने इस भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी थी। ये जेपीएससी वालों के लिए, झारखंड के एग्जाम वालों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। फिर है नेक्स्ट आपका 1855 से 56 संथाल विद्रोह। ये हुआ था आपका संथाल परगना में, और इसके प्रमुख नेतृत्व करता था सिद्धू कान्हू चांद भैरव। इसे संथाल हुल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। संथाल हुल से कौन सा विद्रोह फेमस है, संथाल विद्रोह। हुल का शाब्दिक अर्थ है विद्रोह या बगाओ, यही संथाल विद्रोह बोलिए या विद्रोह बोलिए या बात एक ही है। फिर है 1858 से 95 यहाँ पे हुआ था आपका सरदारी विद्रोह या लड़ाई जो बोलिए, ये हुआ था छोटा नागपुर में, और इसके कोल सरदार प्रमुख नेतृत्व करता थे। इसे मुल्की यानी मातृभूमि या मिल्की जमीन की लड़ाई भी कहा जाता है। यह विद्रोह कोलों के जमीन को दूसरे लोगों द्वारा हथिया लिए जाने के परिणाम में था। फिर नेक्स्ट है आपका खरवार आंदोलन, 1874 से 75 के दौरान हुआ था। क्षेत्र था इसका संथाल परगना, और इसके नेता थे भागीरथ भगीरथ मांझी। मूल चरित्र जनजातीय सुधारवादी खरवार संथाल की एक उपजाति है जो प्राचीन मूल्यों की पूर्ण स्थापना करना चाहती थी। आरंभ में एकेश्वरवाद एवं सामाजिक सुधार की शिक्षा देता था। केवल सूर्य एवं दुर्गा की पूजा करने एवं अन्य सभी का परित्याग करने पर जोर, मद्य निषेध, नाच गाना पर प्रतिबंध आदि। यह आंदोलन खरवार आंदोलन की ही एक उपधारा थी। चारित्रिक शुद्धता पर बल। अच्छा, ये यहाँ पे हो गया इसका सफार, ये वाला पॉइंट जो है वो सफार आंदोलन का है। इसी के बारे में बोला जा रहा है कि आंदोलन खरवार आंदोलन का एक उपधारा थी, मतलब एक उसका पार्ट था। और इसके नेता थे लाल हेब्रम, जिनको लाल बाबा बोलते थे। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी एग्जाम के लिए, 1899 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, तो दक्षिणी रांची, और इसके प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा। फिर 14 से 19 के बीच में हुआ था ताना भगत आंदोलन। इसके जो प्रमुख नेता थे झतरा भगत, सिद्धू भगत और भी साथ में कुछ लोग थे। और 1 जून 1931 में हुआ था हरि बाबा आंदोलन। ये सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था, और इसके नेता थे दुका दुका हो, और जिनको की बोला जाता था हरि बाबा। तो ये एक टेबलर फॉर्म में विद्रोह का दिया हुआ था। अब हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं एक एक विद्रोह को। तो एक मोटा मोटी आपको पता चल गया इतने सारे विद्रोह थे। तो चलिए देख लेते हैं एक एक विद्रोह को, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। तो पहला है आपका कोल विद्रोह। यह बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था, ध्यान रखिएगा। उस समय झारखंड अलग नहीं था, तो बिहार में ही था सब कुछ। इस विद्रोह से केवल हजारीबाग का क्षेत्र ही अछूता रहा था, मतलब इसका जो असर था वो हजारीबाग पे नहीं था। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण बना सिंगराई मानकी के अधिकारों को छीनकर सिखों को दे दिया जाना एवं उसकी बहनों पर किया गया अत्याचार। दिक्कुओं द्वारा किए गए इस प्रकार के कृत्यों के कारण सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा ने अन्य आदिवासियों के साथ मिलकर विद्रोह बिगुल फूंक दिया। शीघ्र ही यह विद्रोह एक हिंसक रूप ग्रहण कर समस्त क्षेत्र में फैल गया। अंततः एक लंबे संघर्ष के पश्चात यह विद्रोह भी दबा दिया गया, और कोल विद्रोह के बाद छोटा नागपुर की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। तो क्या परिवर्तन था, देखिए। अब इस क्षेत्र प्रशासन के लिए भारत चार्टर्ड अधिनियम 1833 के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये विनियमन रेगुलेशन का प्रावधान लागू किया गया। तो ये जो है रेगुलेशन 13 बोलते हैं इसको, रेगुलेशन 13 बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप में से जो देख रहे हैं वीडियो, अगर आप जेपीएससी वाले भी हैं तो इसको ध्यान रखिएगा, वो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और बहुत ही जल्द आपका नेक्स्ट जेपीएससी आने वाला है, तो बिल्कुल आप इस चैनल पे बने रहिए। आप इस चैनल पे जेपीएससी बीपीएससी दोनों के लिए रेगुलर सेशन मिलते रहेगा। तो चलिए, इस कानून के अंतर्गत छोटा नागपुर, खास पलामू, खड़गडीहा, रामगढ़, कोरुंडा को
पूर्व रामगढ़ जिला से अलग कर इन्हें जंगल महाल एवं त्रिपुटी महाल के एक गैर रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित कर पश्चिम सीमांत एजेंसी का नाम दिया गया। इस प्रशासनिक क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेवारी गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को सौंपी गई एवं इस पद पर प्रतिनियुक्त प्रथम प्रतिनिधि कौन था, तो कैप्टन थॉमस विल्किंसन थे। ये वही विल्किंसन थे जिन्होंने कोल विद्रोह के दमन में अग्रणी भूमिका निभाई थी एवं आगे जनसाधारण में किशुन साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए। ध्यान रखिएगा, कौन से नाम से ये विल्किंसन प्रसिद्ध हुए, किशुन साहब से। काफी इंपॉर्टेंट है ये जेपीएससी वालों के लिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है झारखंड वाले एग्जाम के लिए। आगे विल्किंसन ने ही विल्किंसन रूल बनाया जिसे कोल्हान क्षेत्र में 1837 ईस्वी में लागू किया गया। तो देखिए जितने भी विद्रोह इंपॉर्टेंट है, इससे यूपीएससी में भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप ऐसा मत मानिए कि बिहार का एग्जाम में इधर को जो मेनली रूप से जितने विद्रोह हैं सब झारखंड में हुआ था, लेकिन पहले झारखंड बिहार का ही हिस्सा था। तो आप उस तरह से इसको आज के सिनेरियो में मत देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। अब जो है मेरा नेक्स्ट है वो हमारा संथाल विद्रोह। तो इस विद्रोह के मुख्य कारण थे जमींदारों द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली, महाजनों द्वारा संथालों का शोषण, पुलिस एवं न्यायालय का पक्षपातपूर्ण व्यवहार तथा सरकार द्वारा भागलपुर से बर्धमान के बीच, एक सेकंड, हाँ देखिए यहाँ क्या है, सरकार द्वारा भागलपुर से बर्धमान के बीच रेल बिछाने के कार्य में संथालों से बेगारी करवाना। बेगारी करवाना मतलब कि उनसे श्रम लेना, मतलब काम करवाना और उसके बदले उनको पैसा नहीं देना। इस विद्रोह के प्रमुख उद्देश्य थे दीकुओं को भगाना, विदेशी शासन का अंत करना तथा अबुआ राज अर्थात अपना शासन स्थापित करना। 30 जून 1855 को भोगनाडीह, जो कि साहिबगंज में है, संथाल प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर विद्रोह का निर्णय लिया। इस बैठक में सीदो को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संथाल विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था, जिसका उदाहरण सिद्धू कान्हू की बहनों जो कि फूलो झानो, और इनके नाम पे झारखंड में स्कीम भी है, गवर्नमेंट स्कीम। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि तो ये बिहार में तो मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाएगा इतना डीप जाके, बट झारखंड एग्जाम में जितने भी अगर आप लोग जो देखने वाले हैं उसमें से झारखंड का भी पेपर दे रहे हैं तो ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस विद्रोह का प्रसार भागलपुर से बर्धमान तक हो गया था। बरहत विद्रोह का मुख्य केंद्र था, तो बरहत जो था वो इनका मुख्य केंद्र था। दामिने कोह में सिद्धो, कान्हू, चांद तथा भैरव ने हजारीबाग में अर्जुन मांझी तथा भैरव मांझी एवं बीरभूम में गोरा मांझी ने विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोहियों ने महाजनों, दीकुओं एवं सरकारी भवनों को निशाना बनाया। इस विद्रोह के प्रति सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया एवं अत्यधिक बर्बरता से विद्रोह एवं विद्रोहियों का दमन किया। सर्वप्रथम मेजर बरो को विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया, जिन्हें पीरपैंती के मैदान में संथालों ने पराजित किया। इस विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है और इस कार्य में उन्हें लेफ्टिनेंट थॉमस और रीड ने सहयोग प्रदान किया था। देखिए आपको लग रहा होगा सेशन लंबा खींच रहा है, बट एक्चुअली इसमें जो जो डेटा है और जो कंटेंट है वो इसी तरह से है, और आप वेट पूरा आगे देखते जाइए सेशन, आपको बिल्कुल एकदम से इम्पोर्टेंट आगे फैक्ट्स और आने वाले हैं, डेटा जो है जो डायरेक्ट प्रश्न। और ये आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, जितने भी विद्रोह हुए वहां से एक प्रश्न से दो प्रश्न पूछा गया प्रीवियस में। तो आप ऐसा मत सोचिए कि इतना कहानी क्यों बता रहा हूँ मैं, आप बिल्कुल इसको एक बार पेशेंस रख के देखिए, बिल्कुल आपको हेल्प होगा एग्जाम में। कान्हू संघर्ष में मारा गया, फिर चांद एवं भैरव मारे गए, तो दोनों देखिए ये भी मर गया और इधर चांद भैरव मर गया। अंततः फरवरी 1856 में सीधो को पकड़कर बरहत में फांसी दे दी गई और इस विद्रोह के पश्चात 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन एवं सुधार किए। एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के अधिनियम 37 के अंतर्गत दामिने को का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया, जिसे दुमका, देवघर, गोड्डा एवं राजमहल 4 जिले हैं। तो देखिए कौन कौन सा जिला है, दुमका, देवघर, गोड्डा एवं राजमहल।
साथ ही 1880 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित कर संथालों के अधिकार पुनः बहाल किए गए और संथाल परगना क्षेत्र में शासन के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। आगे है इसमें आपका, भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से एक नया पुलिस कानून जिसे यूल नियम 1856 यानी 1856 कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके अंतर्गत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था को लागू कर आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रधान को पुलिस शक्तियां दी गई। संथाल विद्रोह के महत्व को दर्शाते हुए कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, संथाल विद्रोह को ही कार्ल मार्क्स ने क्या किया था, भारत की प्रथम जन क्रांति माना था, जो ब्रिटिश शासन को तो नहीं उखाड़ पाया किंतु सफाहोर आंदोलन को जन्म देने का कारण अवश्य बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। वर्तमान में झारखंड सरकार संथाल विद्रोह के सम्मान में 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाती है। तो ध्यान रखिएगा हूल दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जून को। अब इंपॉर्टेंट है मुंडा विद्रोह। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया था, ये वाला देखिए उलगलान, ये पूछा गया था आपको आई थिंक 2020 की यूपीएससी में। तो चलिए देखते हैं, बिहार में इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए इसे उलगुलान या महान हलचल की संज्ञा दी जाती है। 1899 से 1900 में हुए इस आंदोलन ने दक्षिण रांची सहित अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। चूंकि यह विद्रोह मुंडाओं का संगठित विद्रोह था, अतः इसे मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें आपका, यह विद्रोह सामूहिक भूस्वामित्व व्यवस्था का जमींदारी भूस्वामित्व व्यवस्था में परिवर्तन के कारण घटित हुआ, जिसका चरमोत्कर्ष बिरसा के धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची, जो कि वर्तमान खूंटी जिले में है, और ये खूंटी जिला रांची से ही अलग होकर बना है। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब, 15 नवंबर 1875, ध्यान रखिएगा इस डेट को। और 15 नवंबर को ही झारखंड की स्थापना दिवस, जो कि 2000 में झारखंड का ये बिहार से अलग करके बनाया गया, तो उसका स्थापना दिवस भी 15 नवंबर को है, जो कि बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है, जन्म दिवस है। तो ये कहाँ वर्तमान में खूंटी में है, जिले के उलिहातू गांव में है। तो गांव का भी नाम याद रखिएगा उलिहातू, और जिला वर्तमान में, ऐसे तो रांची में था बट वर्तमान में वो खूंटी में चला गया है। बिरसा के आरंभिक शिक्षक का नाम जयपाल एवं बिरसा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो एक वैष्णव धर्मावलंबी थे, बिरसा के परिवार ने ईसाई धर्म को अपना लिया एवं 1886 ईस्वी में जर्मन ईसाई मिशन द्वारा संचालित बासा से एक उच्च विद्यालय में बिरसा का दाखिला दाऊद नाम से हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि दाऊद नाम से कौन फेमस थे, तो बिरसा मुंडा थे। आगे बिरसा ने ईसाई धर्म को त्याग दिया एवं आनंद पांडे के संपर्क में आए, जहां उन्होंने वैष्णव धर्म को जाना। फिर बिरसा ने मुंडा वैष्णव और ईसाई धर्म के दर्शनों का मिला जुला एक धर्म चलाया, जिसे लोग बिरसा धर्म एवं कहा एवं इनके अनुयायी बिरसाइद कहे गए। तो उन्होंने भी ये तीनों का मिला जुला एक धर्म बनाया, जिसका बिरसा धर्म बोलते थे, और उनके अनुयायी को बिरसाइद कहे गए। उन्होंने लोगों को साफ सुथरा रहने, नशाबंदी, सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को त्यागने और सबसे बढ़कर एकेश्वरवाद की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित किया। बिरसा ने केवल सिंगा बोंगा की पूजा करने पर बल दिया। 1895 ईस्वी में बिरसा को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, 1895 में, और हजारीबाग के केंद्रीय कारागार में जुर्माना एवं 2 साल के कारावास की सजा दी गई। फिर यहाँ पर, परंतु 2 वर्षों के बाद 30 नवंबर 1897 के दिन बिरसा को रांची जेल से छोड़ दिया गया। रिहा होने के बाद बिरसा ने गतिविधियों को तेज कर दिया एवं मुंडाओं हथियार बंद करना प्रारंभ कर दिया। 25 दिसंबर 1899 को उलगलान की आग सिंहभूम के सकरदरपुर और रांची के खूंटी, करीब, करपा, तमाड़, बसिया क्षेत्र में भड़क उठी। विद्रोहियों ने ईसाइयों की भीड़ और गिरजाघरों पर हमला किया। प्रारंभ में निशाने पर सभी ईसाई धर्मावलंबी थे, परंतु बाद में निर्दोषों की हत्या से बचने के उद्देश्य से केवल अंग्रेज अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
सरकार ने इस विद्रोह को कड़ाई से दमन किया और 9 जनवरी 1900 को डोम्बारी से कुछ दूर सैल रकाब पहाड़ी पर विद्रोही एवं अंग्रेजों में लड़ाई हुई, जिसमें कश्मीर फारबेस एवं डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड के हाथों विद्रोहियों की पराजय हुई। 3 मार्च 1900 को 500 रुपये की सरकारी इनाम के लालच में जीरा केल गांव के लोगों ने बिरसा मुंडा के गुप्त स्थान के बारे में अंग्रेजों को जानकारी दे दी और बिरसा को चक्रधरपुर से पकड़ लिया गया। 1 जून 1900 को डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि बिरसा को हैजा हो गया है और 9 जून 1900 को बिरसा ने जेल में अंतिम सांस ली। विद्रोह के कारण, अब कारण क्या था मुंडा विद्रोह का, तो देखिए, मुंडा खूटकटी व्यवस्था को समाप्त करना, बैठ बेगारी प्रथा का प्रचलन करना, मिशनरियों के भ्रामक नीतियां एवं उनसे मुंडाओं का मोह भंग होना, पुलिस एवं कानून व्यवस्था का निराशा। तो देखिए, ये सब जो डेटा है आपको पीटी के साथ साथ मेंस में भी काम देगा, तो ध्यान रखिएगा। तत्कालिक कारण क्या था, तो 1894 का छोटा नागपुर का वन सुरक्षा अधिनियम था। ये था मुंडा विद्रोह का तत्कालिक कारण। तो देखिए, विद्रोह का कारण ये था, लेकिन तत्कालिक कारण ये था, दोनों ध्यान में रखिएगा। विद्रोह के प्रमुख उद्देश्य: स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना करना, दिक्कुओं को अपनी भूमि वापस प्राप्त कर उन्हें अपने क्षेत्र से निकालना, ईसाई धर्म का विरोध करना। विद्रोह के महत्वपूर्ण परिणाम देखिए, क्या क्या परिणाम निकले। वर्ष 1902 में गुमला एवं वर्ष 1903 में खूंटी को अनुमंडल के रूप में स्थापित किया जाना। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित कर खूटकटी अधिकारों को पूर्ण स्थापित करना। बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध एवं भू राजस्व की दरें निर्धारित करना। तो ये था पूरा आपका मुंडा विद्रोह। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ताना या टाना भगत आंदोलन। ताना का शाब्दिक अर्थ है तानाना या खींचना, यानी कि स्ट्रेच स्ट्रेच करना कोई भी चीज को। ये भगत अपनी खराब स्थिति को खींचकर दूर फेंकना एवं उन्नत स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए इन्हें ताना भगत एवं इनके आंदोलन को ताना भगत आंदोलन कहा गया। यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म यानी कुरुख या उरांव का मूल धर्म के नाम से जाना गया था। अप्रैल 1914 से उसने उरांवों में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया। उसने केवल धर्मेश यानी कि उरांव के देवता की आराधना पर बल दिया, पशु बलि, मांस मदिरा एवं कुरीतियों को त्याग पर बल दिया। वस्तुतः जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी नहीं देंगे। एक सेकंड, हाँ ठीक है, बेगारी नहीं करेंगे और कर नहीं देंगे। क्या क्या था देखिए, मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं देंगे और बेगारी नहीं करेंगे और कर नहीं देंगे। उसने दीकुओं को यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया, जिस कारण 1916 में कारागार में डाल दिया गया और प्राय आदिवासियों द्वारा जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है एवं उसे जर्मन कैसर बाबा, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, भी कहा जाता है। आगे ताना भगत आंदोलन को देवमनिया भगत, शिबू भगत, बलराम भगत, भाकू भगत ने नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने प्लामू के राजा के समक्ष 4 सूत्री मांगों प्रस्तुत की। उन्हें स्वशासन प्रदान किया जाए, राजपद समाप्त किया जाए, समानता स्थापित की जाए और भू राजस्व समाप्त किया जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, पलामू के राजा ने उपयुक्त मांगों को ठुकरा दिया, लेकिन फिर यह मांगे जनजातीय आंदोलन में आए बदलावों को दर्शाती है। दिसंबर 1919 को तूरिया भगत, जीतू भगत ने चौकीदारी टैक्स एवं जमींदारों को माल गुजारी नहीं देने का आंदोलन चलाया, परंतु समय बीतने के साथ ताना भगत आंदोलन छीन पड़ने लगा तथा इस धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक रंग में रंगने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसी समय ताना भगतों ने गांधी जी, इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, गांधी जी के बारे में सुना तथा यह समझने लगे कि गांधी जी के रूप में जतरा भगत का पूर्ण जन्म हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट अब क्या है। जब गांधी जी असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में ताना भगत भी पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हुए। ताना भक्तों ने शराब दुकानों पर धरना देकर, सत्याग्रह प्रदर्शनों में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता का परिचय दिया। उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर चरखा एवं खादी वस्त्रों को भी अपनाया। कांग्रेस के इतिहास में भी दर्ज है कि वर्ष 1922 में कांग्रेस गया अधिवेशन और वर्ष 1923 में नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में ताना भगत शामिल हुए थे। अब देखिए, तो ट्राइबल विद्रोह जितना था वो एक पॉइंट और है, देख लेते हैं। वर्ष 1940 में कांग्रेस के अधिवेशन में
ताना भक्तों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की भेंट दी थी। अब जो था यहाँ पे ट्राइबल विद्रोह जितना था, जनजातीय विद्रोह जिसको बोल सकते हैं, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 1857 यानी कि 1857 का विद्रोह, जो कि हर हाल में महत्वपूर्ण है। इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह हुआ। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। आरा यानी कि जगदीशपुर भोजपुर जिला में जो आता है, कि जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोही सैनिकों के नेतृत्व 26 जुलाई को आरा में किया। कुंवर सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र पर अंग्रेजी राज को समाप्त कर दिया था। देखिए कितना वो उनका वर्चस्व और कितना ये थे कि उत्तर पूर्व प्रदेश तक के क्षेत्र पे जो अंग्रेजों का वर्चस्व समाप्त कर दिया। युद्ध में घायल कुंवर सिंह की मृत्यु अप्रैल 1858 में हुई। इसके बाद उनके भाई अमर सिंह विद्रोहियों का नेतृत्व किए। फिर है आपका वर्ष 1907 में बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण की मृत्यु के पश्चात पृथक बिहार के लिए आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। नेक्स्ट आपका ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजहरूल हक और हसन इमाम भी इस आंदोलन में डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए। अब ये VVI कर लीजिए इसको। चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती करवाने वाले अंग्रेज और स्थानीय किसानों के मध्य एक समझौता होता है, जिसमें किसानों को अपनी भूमि का 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इसे तिनकठिया पद्धति, डायरेक्ट ये डेटा देकर, ये फिगर देकर ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि तिनकठिया पद्धति में कितने भूमि पर नील की खेती होती। तो आपको इसी तरह से ऑप्शन थे 3/20, 1/3 या 20/3, इस तरह से दिए गए थे। तो ध्यान रखिए, जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। आप बस उसको देखते जाइए और रिवाइज करते जाइए। कृत्रिम रंगों के विकास के बाद नील का व्यापार लगभग लाभदायी नहीं रहा। इस कारण अंग्रेज किसानों को भूमि छोड़ने लगे और बदले में मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसे देने में किसान असमर्थ थे। तो अब देखिए अब आगे क्या होता है। मुरली भरावा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल, तो देखिए राजकुमार शुक्ल जी कहाँ के थे, तो मुरली भरावा गांव के थे। किसानों की समस्या लेकर कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, कौन से अधिवेशन में गए थे, लखनऊ अधिवेशन में। कब गए थे, तो 1916 में गांधी जी से मिले। इसके बाद वे कलकत्ता में भी गांधी जी से मिले और 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे। वहां से वे चंपारण पहुंचे, जहां मजिस्ट्रेट ने उन्हें वापस जाने को कहा, जिसे गांधी जी ने मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने लगभग 8,000 किसानों से वार्ता की। पटना में गांधी जी मजरूल हक से मिले। इसके बाद बागान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से भी मिले और 15 अप्रैल को गांधी जी मोतिहारी पहुंचे। कब पहुंचे, ध्यान रखिएगा, 15 अप्रैल को। 22 अप्रैल को गांधी जी बेतिया पहुंचे। यहाँ वे हजारीमल धर्मशाला में रुके। गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ल, ब्रज किशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, प्रभुदास, ये लोग साथ में थे। चंपारण जांच समिति में श्रीमती कस्तूरबा गांधी, सॉरी श्रीमती कस्तूरबा, हाँ वही होंगे, डॉक्टर देव ब्रज किशोर प्रसाद, धरणधीर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाराजा कृत्यानंद सिंह, महात्मा गांधी तथा FG स्लाइ जो कि अध्यक्ष, सब शामिल हुए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, वर्ष 1918 में चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट ने तिनकठिया कानून को समाप्त कर दिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1918 में क्या हुआ, चंपारण एग्रीगेरियन एक एक्ट आता है जो कि तिनकठिया कानून को समाप्त कर देता है। और 24 मई 1918 को गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किया। ध्यान रखिएगा, मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास कब हुआ, तो 24 मई 1918 को। अब उसके बाद है खिलाफत आंदोलन। वर्ष 1919 से 20 में हसन इमाम के नेतृत्व में पटना में चलाया गया। उसके बाद है असहयोग आंदोलन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजहरूल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताओं ने बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका मदरलैंड नामक अखबार
मजरूल हक ने निकाला था। तो ध्यान रखिएगा, मदरलैंड अखबार किनके द्वारा निकाला गया था, तो मजरूल हक के द्वारा निकाला गया था। 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन कब से, 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक। फिर वर्ष 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास, जिनको देशबंधु बोलते हैं, इसके अध्यक्ष थे। अब है किसान सभा। किसान सभा वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर के मेले में की। स्वामी सहजानंद अध्यक्ष तथा श्री कृष्ण सिन्हा सचिव बने। फिर नेक्स्ट है आपका वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का लखनऊ में 1936 में। और यहाँ पे बिहार प्रांतीय किसान सभा, ध्यान रखिएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसका स्थापना कब होता है, तो 1929 में। फिर नेक्स्ट है आपका बड़हिया ताल या बकास्त आंदोलन। लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदार के पास चली जाती थी, जिसे बकास्त कहते थे। तो इसी के विरोध में बकास्त आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में 1937-39 में चलाया गया। नासिक जेल में वर्ष 1933 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि ने अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने की योजना बनाई। फिर नेक्स्ट है आपका वर्ष 1931 में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। ध्यान रखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1931 में हुई। फिर है वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ध्यान रखिएगा, ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी है। और फिर 34 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सारा ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप ध्यान दीजिएगा इस पे। ये भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है, तो एक भी पॉइंट उस तरह से आप छोड़िए मत, सभी इंपॉर्टेंट है। अब रिवीजन कर रहे हैं तो इतना तो करना ही पड़ेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ। ध्यान रखिएगा इसको। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 को। राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी की सहमति से चौकीदारी कर की न अदायगी का आंदोलन चलाया। बिपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। ध्यान रखिएगा इसको। राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने मोतिहारी में नमक कानून भंग किया। मुंगेर के बरही में सरकारी तंत्र निष्प्रभावी हो गया था। अब नेक्स्ट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरू हुआ। ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सरकार ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अब है आपका 11 अगस्त को पटना सचिवालय कांड में कई छात्रों की जान चली गई। छात्रों के जुलूस पर जिलाधिकारी जी आर्चर ने गोली चलाई थी, मतलब चलवाई थी। राजेंद्र प्रसाद को जेल में रखा गया था। आजाद दस्ते का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन इसी तरह से आएगा और ऑप्शन दिया रहेगा। आपको लग रहा होगा बहुत शॉर्ट में दिया होगा, लेकिन मान के चलिए रिवीजन है, तो बस आपको काम का ही चीज दिया गया है। अब है स्वतंत्रता प्राप्ति। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने। तो ध्यान रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि कब बने थे, 9 दिसंबर 1946 को। और उसके 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना जाता है। और 2 जनवरी 1946 को श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, 2 जनवरी 1946 को श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार प्रांतीय सरकार गठन हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और बिहार भारत संघ के एक राज्य के रूप में इसमें शामिल हुआ। तो ये था आपका मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि बिहार से जुड़ी हुई जितने इम्पोर्टेंट थे, मैंने उसको सबको अच्छे से कवर किया। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। तो देखिए, हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो गया। और एक जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिससे 2 से 3 श्योर क्वेश्चन आने वाला है, इसका पहला वीडियो जो था, ये तथ्य ये जो आपका
तथ्य सार का जो ये सीरीज है घटना चक्र का, इससे आप मान के चलिए इसका पहला वीडियो आप सबसे पहले जाकर देखिए। अगर देख लिए तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखे हैं तो आप पहला वीडियो देखिए। वहां से आपका 2 से 3 प्रश्न डायरेक्ट श्योर है। अब जो आगे आप लोग बताइए कि मैं कौन सा इसका रिवीजन कराऊं, क्या मैं ज्योग्राफी लेकर आऊं या फिर कोई और सेशन मैं लेके आऊं इससे, खास करके इस बुक से, ताकि आपको और रिवीजन में हेल्प हो। तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। तब तक इस सेशन को आप देखिए, बार बार देखिए, और भी जो सेशन दिए गए हैं, और साथ में जो मैप वाला वीडियो आ रहा है उसको तो आप बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको देख कर जाइएगा। हर मैप से आपको 5 से 6 वीडियो आएगा उसका। हर वीडियो से आपका 1 से 2 प्रश्न, एक तो एकदम 100% श्योर है, क्योंकि इस तरह से उसमें कवर किया गया है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आप उसे देखना मत भूलिएगा। तो चलिए, आप सभी इस सेशन से जुड़े आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो बिल्कुल एक थंब देना, एक लाइक देना ना भूलें। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए, और इस बार आप 67th बीपीएससी निकालिए। चलिए, तो इसी के साथ ये सेशन को एंड करता हूँ। आप सभी